We were going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. डोनाल्ड ट्रंप का बालमन जो है वो कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा भूल चुका है और अब एक नए खिलौने के लिए उसकी ज़िद सामने आई है। ट्रंप की ज़िद है कि उन्हें बगराम एयरबेस वापस चाहिए। 21 सितंबर को उन्होंने अफ़गानिस्तान को धमकी दी, कहा कि अगर बगराम वापस नहीं किया गया तो बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। जैसे अमेरिका ने 20 सालों तक अफ़गानिस्तान में बैड थिंग्स किए ही न हों। बहरहाल तालिबान ने ट्रंप की मांग ठुकरा दी, इसे अपनी संप्रभुता से जोड़ दिया और दूसरी तरफ अब चीन भी मैदान में उतर गया। उसने तालिबान के समर्थन में बयान जारी कर दिया है और ट्रंप को चेता भी दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य अफगानों के हाथ में होना चाहिए। तनाव और टकराव बढ़ाने की कोशिश को चीन समर्थन नहीं देगा। China respects Afghanistan's territorial integrity and sovereignty. The future of Afghanistan should be in the hands of the Afghanistan people. What I want to stress is that hyping up regional tension do not win support. We hope relevant sides could play constructive role for regional stability. तो आज के शो में हम जानेंगे कि ट्रंप ने नया शिगुफा क्यों छेड़ा है, बगराम एयरबेस उन्हें चाहिए ही क्यों और इस बेस में ऐसा क्या खास है, क्यों छोड़कर गए थे, क्यों वापस लेना चाहते हैं, फैसले के पीछे चीन क्यों है और क्या तालिबान कभी इसके लिए तैयार होगा, बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India. सबसे पहले बगराम एयरबेस की कहानी सुनिए। एक वक्त पर यह बेस किसी अमरीकी कस्बे जैसा था। बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, कोका कोला जैसे अमरीकी ब्रांड्स की चमक दमक थी यहाँ पे। सैनिकों के लिए फ्राइडे नाइट पार्टी का माहौल था। गोला बारूद की आवाज़ और दुर्गंध के बरक्स ब्रेड की महक भी थी। पिघलती चीज़ की खुशबू थी। ठंडी कोक का कैन था। अमरीकियों के पास पैसे थे, सो झूठा स्वर्ग गढ़ लेने की सहूलियत भी थी। इन सब से सैनिकों का दिमाग बहल जाता था। वे भूल जाते थे कि लड़ाई कितनी लंबी और बेकार हो चुकी है। इसी जगह से 40 मील दूर था काबुल। दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क पे 1 घंटे का सफर। इतनी ही दूरी में सब बदल जाता था। जंग का साया, सैनिकों की पहरेदारी, जगह जगह तारों की बाड़ और घेराबंदी। अचानक बम गिरते थे, खौफ का माहौल था। ऐसा विरोधाभास सिर्फ 40 मील दूर ही नहीं बल्कि बगराम बेस के अंदर भी था। दरअसल उस वक्त इसी बेस पर एक डिटेंशन सेंटर भी हुआ करता था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20 बरसों में हजारों लोग इस सेंटर में बंद रहे। वे संदिग्ध तालिबान या अल-कायदा लड़ाके होते थे, मगर कई बार साधारण किसान और दुकानदार भी शक की बिना पर कैद कर लिए गए थे। जेल जल्दी ही कुख्यात भी हो गई। अत्याचार और प्रताड़ना की खबरें चारों ओर फैल गईं। कैदियों के बयान से पता चलता है कि उन्हें छत से जंजीरों में बांधा जाता था, बेरहमी से पीटा जाता था, नींद से महरूम रखा जाता था। कैद खाने में खिड़कियां भी नहीं थी। दिसंबर 2002 में 2 बेगुनाह अफगान बंदियों, टैक्सी ड्राइवर दिलावर और किसान हबीबुल्ला को अमेरिकी सैनिकों ने मार डाला। उनकी कहानी पर एक एकेडमी अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री भी है जिसका नाम है टैक्सी टू द डार्क साइड। वक्त निकाल कर देखिएगा ज़रूर, और वक्त हो तो आप और भी बहुत कुछ देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे विरोधाभास इक्के दुक्के नहीं है। जहां कहीं भी पश्चिमी दुनिया के सैनिकों ने ऑपरेट किया वहां उनकी कारगुजारियों के किस्से मिलते हैं। दक्षिण कोरिया की कहानी भी
ऐसी ही है। बहरहाल बगराम को समझने के लिए और भी पीछे लौटना होगा, क्योंकि इसकी कहानी अमरीकियों से शुरू नहीं होती। बरसों से ये ज़मीन साम्राज्यों के निशाने पर रही। हर दौर में यहाँ कोई नया हाकिम आया। 1950 का दशक देखिए, उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अफगानिस्तान को अपनी तरफ खींचने की जद्दोजहद में थे। इसी रस्साकशी में सोवियत संघ ने बगराम का पहला एयरफील्ड बनाने में मदद की थी। पहले पहल तो ये एयरफील्ड अफगान एयरफोर्स के हाथ में रहा। अफगानिस्तान एक तराजू पकड़े था। 1959 में इसी रनवे पे अमेरिकी राष्ट्रपति वाइट आइजनहावर उतरे थे। अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह ने उनका स्वागत किया था, मगर वे संतुलन ज़्यादा देर तक टिका नहीं पाए थे। साल 1979 में सोवियत सेना अफगानिस्तान पे हमलावर हुई, लड़ाई छिड़ी तो बगराम सोवियत के लिए अहम हो गया। यहीं से उनका ज़्यादातर ऑपरेशन चलता था। फाइटर जेट तैनात थे। उस वक्त अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीन को हथियार और पैसे दे रहा था। पूरे 10 साल तक ये खेल चलता रहा, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि यह साम्राज्यों की कब्रगाह है, सो यही कहावत धरातल पे उतरी और 1989 में सोवियत सेना पीछे हट गई। इसके बाद बगराम भी अफगानिस्तान की तरह अराजकता की भेंट चढ़ गया। 90 के दशक की सिविल वॉर ने इसे चीर फाड़ कर रख दिया। हर एक गुट इसे हथियाने पर आमादा था। 1999 तक ये आधा नॉर्दर्न अलायंस के पास था और आधा तालिबान के पास। फिर 2000 में तालिबान ने इस पर पूरा कब्जा जमा लिया। फिर 2001 का साल आया और 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का बिगुल बजाया। शुरुआती ठिकानों में से एक था बगराम। पहले ब्रिटिश और फिर अमेरिकी सैनिकों ने इसे अपना ठिकाना बनाया। अमेरिका ने अरबों डॉलर झोंक दिए। अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक बेस तैयार हुआ। वक्त के साथ ये एक विशाल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गया। 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे 2 रनवे बनाए गए, जिन पर फाइटर जेट्स, बॉम्बर प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन लैंड कर सकते थे। इनके अलावा हज़ारों सैनिक, कॉन्ट्रैक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ भी तैनात थे। निगरानी और इंटेलिजेंस कलेक्शन का भी काम यहाँ से होता था। अस्पताल की सुविधा भी थी। फिर 2021 में जो बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी कराई, उसके विजुअल्स तो आपने देखे ही हैं। इस अव्यवस्थित वापसी के साथ अमेरिका की लंबी सैन्य उपस्थिति का एक अध्याय समाप्त हुआ। इस बेस का जिम्मा अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दिया गया। फिर कुछ ही वक्त में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया और यह बेस भी उसके हाथ में आ गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमें यह वापस चाहिए। लेकिन वो चाहते क्यों हैं? इसका जवाब बेस की स्ट्रैटेजिक लोकेशन में छिपा हुआ है, जिसका एक सिरा तो ट्रंप ने खुद ही जोड़ दिया। आपने शो की शुरुआत में जो उनका बयान सुना, उसमें उन्होंने चीन का नाम लिया है। चीन ने भी जवाब दिया है। इसके अलावा कुछ जानकार ईरान का भी नाम ले रहे हैं। ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स ने लिखा कि ईरान इसे खतरे की तरह देखेगा। ऐसे में हमने ये सारा माजरा समझने के लिए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर मोहसिन रजा खान से बात की। आप भी सुनिए। तो बागराम जो है सेंट्रल एशिया में है, यानी मध्य एशिया में, और उसकी एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ चीन है और नॉर्थ में रशिया है। यानी ये ख़ास उसकी लोकेशन है जिसमें चीन की बाउंड्री तो सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। चीन जहाँ टेस्ट करता है वेपन्स वो तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है, और जहाँ बनाता था वेपन्स, वो न्यूक्लियर वेपन्स 3000 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ईरान के लिए तो अमेरिका को कोई बेस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ईरान इतना कमज़ोर हो चुका है। रशिया और चाइना दोनों के लिए ये बेस कीमती साबित हो सकता है। और फिर एक तरह से समझें कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी इसकी लपेट में है। तो लोकेशन तो स्ट्रेटेजिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर अमेरिका के हाथ में हो तो अच्छा है, पर ख़र्चा भी है। यानी उसको बनाए रखने में हज़ारों सिपाही, बिलियंस डॉलर्स और कई दर्जन प्लेन, तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है। क्या अमेरिका रखना चाहेगा, और क्या अमेरिका समझता है कि इसके वाकई में इतनी यूज़फुलनेस है? हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि चीन को वो घेरना भी चाहते हैं एक तरह से, ताकि चीन आक्रामक ना बने। और कोई उनके पास सेंट्रल एशिया में अमेरिका के पास इस वक्त कोई और बेस है नहीं। तो स्ट्रेटेजिक फ़ायदे तो हैं। हमने उनसे पूछा कि अगर इस बेस की इतनी अहमियत है तो भी ट्रंप को इसका ख्याल अभी इसी वक्त पर क्यों आया है, और क्या भू राजनीतिक फ़ायदों के अलावा कुछ और भी उनकी नज़र में है। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। ट्रंप का दिमाग समझना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं।
यानी कि आप देखें ट्रंप हमेशा न्यूज़ में रहना चाहते हैं। कभी एक शगुफा छोड़ते हैं कि पनामा कनाल हमारी हो जाएगी, हमारा ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा हो जाएगा, कभी कहते हैं कि कनाडा हमारी 51st स्टेट बनेगी। तो एक तरह से बागराम यानी अफ़गानिस्तान में बेस होना भी एक तरह से एक न्यूज़ वर्दी आइटम है। दूसरी बात ये है, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो हमेशा दिखाना चाहते हैं कि जो बाइडन ना कर पाए, जो ओबामा ना कर पाए, वो मैंने कर दिखाया। यानी जहाँ से अमेरिका को निकाला गया 2021 में, बाइडन को निकाला गया, वहाँ मैं वापस पहुँच गया। तो एक उनकी निजी ज़ाती फ़ायदा भी है इसमें। और इलेक्शन तो आने ही वाले हैं अगले साल, तो मिड टर्म इलेक्शंस, तो उसमें भी उनको फ़ायदा होने का आसार हैं इसके। तो कुछ उनके अपने स्वार्थ हैं निजी, कुछ इलेक्शन के डेमोक्रेसी में हमेशा रहते हैं प्रेशर, और कुछ स्ट्रेटेजिक फ़ायदे भी हैं। और फिर जैसा हमने बताया 21 सितंबर को तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया, मांग को ठुकरा दिया, साथ ही अमेरिका को समझदारी से काम लेने की हिदायत भी दे दी। मुजाहिद ने एक्स पे लिखा, अफगानिस्तान की जो विदेश नीति है वो आर्थिक लाभ को केंद्र में रखती है। हम सभी देशों के साथ साझा हितों के आधार पर संबंध रखना चाहते हैं। हमने हर बातचीत में अमेरिका को बताया है कि अफगानिस्तान की आज़ादी और उसकी क्षेत्रीय अखंडता हमारे लिए सबसे अहम है। अफगान अधिकारियों ने अमेरिका की वापसी के किसी भी विचार का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाली ने कहा कि अफगान कभी भी अपने देश में विदेशी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता। वहीं रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी फसीहुद्दीन फिन्नत का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की ज़मीन का 1 इंच भी किसी सौदे में देना मुमकिन नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब तो आधिकारिक बयान है। आप जानते ही हैं कि ज़रूरत कभी कभी मजबूर भी कर देती है। तालिबान को फॉरेन एड चाहिए, उसकी सरकार आर्थिक तौर पे खस्ता हाल है, उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी चाहिए। ऐसे में एक सवाल तो ये भी है कि क्या तालिबान किसी सूरत में इस बेस को अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो सकता है? सुनते हैं। देखिए, तालिबान में अभी तक जो स्टेटमेंट आए हैं वो तो यही है कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं दे सकते हम, क्योंकि उनके जो अभी लीडर हैं इस वक्त यानी हैबतुल्लाह अखुन, वो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल या मज़हबी आदमी हैं। वो औरतों के मामले में भी, उनके हुकूक के मामले में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। जो अगर वो कर लेते तो पश्चिमी देश उनके लिए एड और किस्म के डेवलपमेंटल फाइनेंसेस खोल सकते थे। दूसरी तरफ ये भी है कि बाकी लोग इतने आइडियोलॉजिकल नहीं हैं, इतने कट्टरवादी नहीं हैं तालिबान में, और लोग ये भी कह रहे हैं कि औरतों के मामले में भी हमें कुछ नरमी दिखानी चाहिए, जिससे हमारे कम से कम माली हालात कुछ बेहतर हो सकें। तो दोनों रुख हैं। अभी तक हैबतुल्लाह हावी हैं तालिबान पे, पर कह नहीं सकते, कल अगर सही कीमत दी जाए और उनका कुछ प्रभाव कम हो जाए तालिबान के ऊपर, तो डील हो भी सकती है, नामुमकिन नहीं है। पर अभी जो आसार लग रहे हैं वो कम ही लग रहे हैं, क्योंकि चीन भी इसका इख्तिलाफ़ करेगा, चीन भी इसके ख़िलाफ़ होगा। चीन न चाहेगा कि अमेरिका उसके एक बॉर्डर के इतने पास आके फिर से बैठ जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बगराम की किस्मत ग्रीनलैंड, पनामा या कनाडा जैसी होगी या उसके ठीक उलट। फिलहाल सुर्खियों की ओर चलते हैं। बात अफगानिस्तान की हो रही है तो एक और खबर जानते हैं। आपको साल 2021 के वो दिन तो याद ही होंगे जब तालिबान अफगानिस्तान में वापस घुस रहा था और तब अफगान नागरिक देश छोड़कर भागने के लिए अमेरिकी विमानों के पहियों तक पे लटक कर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी से मिलता जुलता कुछ नज़ारा देखने को मिला है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी दिलचस्प है। अफगानिस्तान से एक 13 साल का बच्चा प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपकर भारत आ गया। अफगानिस्तान की KAM एयरलाइन की फ़्लाइट RQ4401 काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से 21 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:46 पर रवाना हुई। है सुबह 10:20 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड हुई। एयरलाइन कर्मचारियों ने फ्लाइट के पास एक लड़के को घूमते हुए देखा। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद CISF ने लड़के को हिरासत में ले लिया और पुलिस को सौंप दिया। लड़के ने अधिकारियों को बताया कि उसने जिज्ञासावश ऐसा किया था। वो देखना चाहता था कि कैसा लग
लगता है। लड़का अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि लड़का छुपकर काबुल एयरपोर्ट में घुस गया था और किसी तरह विमान के पिछले लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में घुसने में कामयाब रहा था। विमान की पूरी जांच के बाद इसे सुरक्षित घोषित किया गया और उसी दिन लड़के को उसी फ्लाइट से अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया। अब अगली खबर पे चलते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच 22 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे समय पे हुई है जब अमेरिका ने पहले ही भारत पे 50% का टैरिफ लगा रखा है। साथ ही अब H-1B वीज़ा की फीस भी बढ़ा दी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच ये मीटिंग संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA की बैठक के इतर हुई, साइडलाइंस में हुई। इस मीटिंग में बढ़े हुए टैरिफ और वीज़ा को लेकर चर्चा हुई या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अब 22 सितंबर की रात मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट किया जिससे कुछ जानकारियां सामने आती हैं। कहा उन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। हमने भारत और अमेरिका में समृद्धि लाने के लिए व्यापार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल माइनिंग समेत द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों पे चर्चा की है। रूबियो ने भारत अमेरिका साझेदारी को क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बताया। कहा कि भारत अमेरिका के लिए अहम है। इंडो पैसिफिक और क्वाड में मिलकर काम करने पर उन्होंने जोर दिया। ये मीटिंग और रूबियो का कमेंट क्यों जरूरी है? आपको मालूम है कि भारत और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। पहले अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष पर मध्यस्थता का दावा कर दिया, भारत ने खारिज कर दिया। फिर अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन युद्ध में सपोर्ट कर रहा है और 25% का जो पिछला रेट था उसको बढ़ा के 50 कर दिया। इसके बाद H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन के हालिया फैसले भी सीधे तौर पर भारतीयों को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच हालात सुधरेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हम चलते हैं अगली सुर्खी पे। फलस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, फ्रांस का। 22 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी फलस्तीन को राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। ऐसे सऊदी अरब की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में हुआ है। UNGA सेशन को संबोधित करते वक्त मैक्रोन ने कहा कि इस फैसले से गजा में शांति का रास्ता खुलेगा। हमें टू स्टेट सोल्यूशन जिसको कहते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन को हकीकत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। इसी के साथ ब्रिटेन के बाद फलस्तीन को मान्यता देने वाला दूसरा बड़ा यूरोपीय कंट्री फ्रांस बन गया है। जहां एक तरफ पश्चिमी देशों में गजा पर इजराइल के हमलों के चलते विरोध बढ़ रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 23 सितंबर को अरब नेताओं से एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में सऊदी अरब, कतर, UAE, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के लीडर्स शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद गजा के खिलाफ इजराइल की जंग का हल निकालना और गजा के भविष्य पर बात करना। मीटिंग के लिए ट्रंप ने एजेंडा भी तैयार किया है। इसमें कुछ अहम मुद्दों को शामिल किया गया है, जैसे इजरायली सेना कैसे गजा को छोड़ेगी, वहां शांति बनाने के लिए मिडिल ईस्ट के देशों का अपने सैनिक भेजना क्यों जरूरी है और गजा को दोबारा बसाने के लिए क्या करना होगा, इसकी फंडिंग कहां से होगी। इस मीटिंग के अलावा ट्रंप 23 सितंबर को ही UNGA के सेशन को संबोधित भी करेंगे। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का पहला UNGA एड्रेस होगा। इसके बाद UN चीफ एंटोनियो गुतरेस और ट्रंप के बीच एक आधिकारिक मुलाकात भी हो सकती है। UNGA की बात हो रही है तो इससे जुड़ी एक और दिलचस्प खबर जान लेते हैं। इसमें हिस्सा लेने पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन न्यूयॉर्क की ट्रैफिक में फंस गए थे। वजह, ट्रंप का काफिला निकल रहा था, इसलिए बाकी सभी गाड़ियों को रोक दिया गया था। यहां ही नहीं होता, वहां भी होता है। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैक्रोन ट्रैफिक पुलिस से बात करते दिख रहे हैं। मैक्रोन ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मुझे तो जाने दो। इस पर पुलिस ने माफी मांगी और फिर इनकार कर दिया। कहा कि ट्रंप का मोटरकेड आने वाला है, इसलिए आपको जाने का रास्ता नहीं दे सकते। मैक्रो को खुद नहीं पता वो कितने दिन प्रेसिडेंट रहेंगे, क्योंकि बजट काटने के विरोध में उनके देश में जनता सड़कों पर उतरी नहीं है। फिर भी मैक्रो कम नहीं है, उन्होंने सीधा ट्रंप को फोन लगा दिया। कहा कि आपको पता है अभी क्या हुआ, मैं रास्ते में रुककर इंतजार कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए सारी सड़कों को बंद कर दिया गया है। इसके बाद मैक्रो पैदल ही फ्रेंच एम्बेसी जाते नजर आए। करीब आधे घंटे की इस वॉक के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोगों से मुलाकात की, तस्वीरें खिंचवाई।
अगली सुर्खी, एलन मस्क के पिता एरॉल मस्क को लेकर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है। अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी अखबार ने यह आरोप लगाए हैं कि एरॉल ने 1993 से अब तक अपने 5 बच्चों और अपने कुछ सौतेले बच्चों का भी यौन शोषण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कई बार एलन मस्क तक भी पहुंची है क्योंकि रिश्तेदारों ने उनसे मदद मांगी और कई मामलों में एलन मस्क ने दखल भी दिया। यह जानकारी परिवार के लोगों के इंटरव्यू, निजी चिट्ठियों और ईमेल्स के जरिए सामने आई है। पुलिस और कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस केस में 3 अलग अलग पुलिस जांच भी शुरू हुई थी। इनमें से 2 बंद हो गई, लेकिन तीसरी का क्या हुआ है ये साफ नहीं है। एरॉल मस्क, जिनकी उम्र 79 साल है, अब तक किसी अपराध में दोषी साबित नहीं हुए हैं। इस केस के बारे में सुनकर आपको जेफरी एप्स्टीन की याद जरूर आई होगी। वहाँ भी कहानी इस केस से कुछ खास अलग नहीं थी। लंबे समय तक अपने रसूख, ताकत और नामी लोगों के साथ दोस्ती की वजह से एप्स्टीन कानूनी कार्रवाई से बचता रहा और बच्चों का बलात्कार करता रहा। लोगों ने नाम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी जोड़ा और ट्रंप ने हर बार आरोपों को नकार दिया। लेकिन रोचक बात है कि खुद इलॉन मस्क ने ट्रंप पर जेफरी एप्स्टीन को लेकर हमला बोला, उसके केस की फाइल्स को खोलने के लिए चैलेंज भी किया था, गुजारिश भी की थी। अब आंच खुद उनके घर तक चली आई है। उनके पिता एरॉल मस्क पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तभी पता चलेगा जब इस केस से जुड़ी कोई जांच पूरी होगी और जांच रिपोर्ट सामने आएगी। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।